जय हिंद। चलिए दोस्तों, क्लास 10th हिस्ट्री का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं हिस्ट्री यानी इतिहास। ठीक है, इतिहास कहते किसे हैं। जैसे मान लीजिए हम इतिहास पढ़ ही रहे हैं और नहीं जानेंगे तो भी बेवकूफ़ी वाला ही बात हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए हिस्ट्री यानी इतिहास किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए बीता हुआ समय को यानी बीता हुआ महत्वपूर्ण घटना को हम इतिहास कहते हैं। जैसे मान लीजिए लड़का सोचता है कि वो रहती थी, टाइम टाइम पर देती थी खाना पीना ये सब। ठीक है, तो क्या ये भी इतिहास है। ठीक है, यानी बीता हुआ समय को महत्वपूर्ण घटना को हम क्या बोलेंगे, इतिहास। ठीक है, हम समझते हैं पहला चैप्टर है इतिहास का हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, तो समझते हैं हम। ठीक है, देखिए यूरोप का रहा है तो ये पूछेगा ऑब्जेक्टिव में आपसे कि यूरोप क्या है, तो मारिएगा ऑप्शन बी में रहेगा महाद्वीप। ठीक है, यूरोप क्या है तो महाद्वीप। ठीक है, पूरी दुनिया में यानी कह सकते हैं पूरी दुनिया कई खंडों बटा है तो 7 खंडों में बढ़ चुका है। ठीक है, यानी पूछेगा कि महाद्वीप क्या है तो 7 गो। ठीक है, यानी एशिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और क्या है अफ्रीका। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि पूरी दुनिया कितने खंडों में बढ़ चुका है, 7 खंडों में। ठीक है, जिसे हम नाम लिख चुके हैं। देखिए एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, देखिए एशिया महाद्वीप को पूछेगा को कि भारत कौन सा महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं, तो एशिया मारिएगा। ठीक है, ऑप्शन सी में रहेगा एशिया। ठीक है, इसको याद रखिए। पूछेगा कि भारत कौन सा महाद्वीप के अंतर्गत आता है, तो एशिया। ठीक है, देखिए एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, यानी एशिया महाद्वीप में लगभग 48 देश आते हैं। ठीक है, पूछेगा आपसे कि अब अगर ये समझ गए कि महाद्वीप का 7 गो। ठीक है, तो यूरोप भी एक महाद्वीप है। जैसे देखिए पहले हमारा एशिया, दूसरा है यूरोप। ठीक है, तो देखिए यूरोप है ना, दूसरा यूरोप लिख लिया। ठीक है, तो यूरोप पूछेगा क्या है तो एक महाद्वीप है। तो देखिए लिख चुके हैं कि यूरोप क्या है तो एक महाद्वीप है। ठीक है, यानी कह सकते हैं यूरोप महाद्वीप है। ठीक है, अब पूछेगा आपसे देखिए तो एशिया महाद्वीप में लगभग 48 देश आता है। ठीक है, अगर 48 देश, ठीक है, यानी यूरोप में भी बहुत सारा देश है। ठीक है, और बहुत सारा देश है। जैसे मान लीजिए खानदान में तो बहुत सारा आदमी होता है। ठीक है, पर जो लेबल होता है मतलब कह सकते हैं जिसका कैटेगरी अच्छा रहता है उसी को गिनती होता है। ठीक है, यानी यूरोप महाद्वीप में भी बहुत सारा देश है। ठीक है, जो प्रमुख देश है, जो बढ़िया देश है, जो जिस पर कुछ घटना घटी है, ठीक है, उसके बारे में पहले देखेंगे। ठीक है, यानी यूरोप महाद्वीप में बहुत सारा देश है पर हम कुछ प्रमुख देश के नाम जानते हैं। ठीक है, यानी पूछेगा आपसे कि यूरोप क्या है तो महाद्वीप है और हम समझ गए। और हम समझते हैं यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत प्रमुख आने वाले देश के बारे में। ठीक है, तो यूरोप महाद्वीप के प्रमुख देश समझते हैं। तो देखिए पहले हमारा फ्रांस, ठीक है, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, प्रसा, रूस, ब्रिटेन, यूनान, पोलैंड और बोहेमिया। ठीक है, इसको आप ध्यान से याद रखिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव से शुरू यही से पूछेगा कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो यूरोप। ठीक है, इटली पूछेगा क्वेश्चन कि इटली एवं जर्मनी किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, यूरोप। इसमें से कोनो पूछेगा तो मारिएगा आप यूरोप। जैसे पूछेगा कि फ्रांस और ऑस्ट्रिया किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, यूरोप। ठीक है, यानी इसमें से कोनो देश पूछेगा आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। पहले हमारा फ्रांस, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, प्रसा, रूस, ब्रिटेन, यूनान, पोलैंड एवं बोहेमिया। ठीक है, बोहेमिया नाम है इसका, बोहेमिया। ठीक है, इससे थोड़ा खच्चर है समझिएगा कैसे, ये घुमा रहता है। ठीक है, इसको आप पूरा ध्यान से रखिएगा। ठीक है, अब हम समझते हैं ये समझ गए आपकी यूरोप क्या है, तब पूछेगा कौन तो क्या बताइएगा कि हमारा यूरोप क्या है, महाद्वीप है। ठीक है, यानी पूरा महाद्वीप का 7 गो। ठीक है, और महासागर का 5 गो। ठीक है, तो अगर कोई पूछेगा कि यूरोप क्या है तब जान गए महाद्वीप है। ठीक है, और यूरोप में आने वाली प्रमुख देशों के भी नाम जान गए। ठीक है, 10-11 देश जो प्रमुख है, जो इसके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, जिसके बारे में पढ़ना है उसी को हम लिखेंगे, उसी का चर्चा करते हैं। ठीक है, कहीं भी और किसी भी जगह। ठीक है, हम देखते हैं राष्ट्रवाद। ठीक है, देखिए राष्ट्रवाद अब बहुत ही आसान है डिफिनेशन। ठीक है, देखिए हम में भी राष्ट्रवाद है और आप में भी राष्ट्रवाद है। कैसे बताते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो आदमी क्या जानता है कि भारत तो जीतवे करेगा, बेटा पाकिस्तान के हारना निश्चित है। ठीक है, तो उसमें भी राष्ट्रवाद है। जैसे मान लीजिए अगर लास्ट गेंद आपको रहता है बचल की एक बॉल में छक्का मारना है तो कहता है मार कोहली छक्का मार का है, क्योंकि आपके अंदर राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवादी है आप। ठीक है, सोच रहे हैं कि हमारा देश जीता। ठीक है, यानी सबसे प्रमुख मान रहा है किसको, देश को, यानी राष्ट्र को। ठीक है, तो अब अगर आपसे पूछेगा कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं तो प्रेम की यानी राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, ये अब एक लाइन वाला डिफिनेशन हो गया। ठीक है, यानी कि राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। जैसे मान लीजिए जातिवाद इसी तरह समझ लिए, यानी अपने जाति के प्रेम की भावना, यानी अपने जाति को प्रेम की भावना को नज़र से देखना क्या कहलाता है, जातिवाद कहलाता है। ठीक है, तो उसी तरह कहे हैं कि राष्ट्रवाद यानी कहेगा राष्ट्रवाद, तो 2 डिफिनेशन है इसका। ठीक है, और अगर हल्का वाला में लीजिएगा तो ये लिख सकते हैं कि राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, अगर आपको 2 नंबर में आप लिख नहीं ना सकते हैं इसको, ये तो आपको समझने के लिए एक तरह से। ठीक है, क्योंकि अब भाई 2 नंबरिया में कम से कम 3-4 लाइन लिखना होगा। ठीक है, 20-25 शब्द में नहीं लिखिएगा तो आपको नंबर नहीं दे पाएगा। ठीक है, एग्जाम में। ठीक है, तो राष्ट्रवाद का इसका लॉन्ग डिफिनेशन लिखिएगा, दोनों भी लिख लीजिए। ठीक है, दोनों याद रखिए राष्ट्रवाद का डिफिनेशन। ठीक है, तो अगर पूछा है कि राष्ट्रवाद क्या है क्वेश्चन में, तो याद रखिए कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है। ठीक है, एक भावना है। ठीक है, भावना है जो किसी भौगोलिक ठीक है और सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। उसे क्या कहेंगे हम, राष्ट्रवाद का। ठीक है, जैसे देखिए
जैसे जो आदमी है अपना राष्ट्र के प्रति प्रेम की भी जो भावना रखता है, ठीक है, और सांस्कृतिक भौगोलिक दृष्टि से सामाजिक परिवेशों में जो रहता है उसको मतलब प्रेम की भावना एक वाहक बन जाती है, एक लगाव हो जाता है, उसे ही कहते हैं राष्ट्रवाद, ठीक है। राष्ट्रवाद का डिफिनेशन आपको याद रखना है, ये पूछा ही जाता है कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी भौगोलिक सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है, उसे क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई एक लाइन में पूछेगा तो ऐसे कहते हैं कि राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं, ठीक है। देखिए अगर पूछेगा आपसे कि राष्ट्रवाद, ठीक है, तो राष्ट्रवाद आप समझ गए, तो अब बता दीजिए, ठीक है। अब समझते हैं हम सबसे पहले अगर राष्ट्रवाद कहाँ से स्टार्टिंग हुआ, तो यूरोप से, ठीक है। यूरोप से पूछेगा कि देखिए सबसे पहले लोग आज़ाद होने के लिए मतलब समझिए कि बहुत ज़्यादा था कहाँ, यूरोप में, ठीक है। तो वहाँ के लोग सोचा कि हम क्या करें जो आज़ाद हो, ठीक है, ठीक है। तो वहाँ राष्ट्रवाद की एकता की भावना पनपने लगी, ठीक है। तो उसके बाद ही लोग मतलब एकता बनाए, उसके बाद मतलब राष्ट्रवाद का मतलब ही एकता बने या राष्ट्र के प्रति, जैसे मान लीजिए हमारा राष्ट्र के प्रति क्या है, झंडा ये सब है, राष्ट्रगान ध्वज ये सब, मतलब क्या है, ये सब हमारा राष्ट्र के प्रति लगाव है एक तरह से, ठीक है। और हमारा प्रतीक भी मनाया जाता है, अशोक चक्र ये सब, ठीक है। तो आप ध्यान में रखिए, तो राष्ट्रवाद समझ गए। यूरोप क्या है, तो पूछा गया था महाद्वीप है, टोटल दुनिया में मतलब पूरा विश्व में कई गो महाद्वीप है, तो 7 गो महाद्वीप है, ठीक है। अब इससे हम आगे देखते हैं, जिससे राष्ट्रवाद है ना, इससे हम आगे देखते हैं कि राष्ट्रवाद के बारे में अब क्या क्या है हमको पढ़ना, ठीक है। अब ध्यान से वीडियो को देखिए। राष्ट्रवाद समझ गए, और हम समझते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्व के बारे में, ठीक है। कौन कौन सा सहायक तत्व है जो यूरोप का राष्ट्रवाद विकास होने में, आगे बढ़ने में सहयोग की है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा पुनर्जागरण के फलस्वरूप उत्पन्न परिस्थिति, ठीक है। पुनर्जागरण का मतलब होता है लोगों को फिर से जगाना, ठीक है। जो यूरोप है, यूरोप में लोग एकदम मतलब सुस्ता गए थे, फिर से समझ मतलब फिर से जगाए लोग, ठीक है। ठीक, जैसे नेपोलियन ये सब हो गए, मेटरनिक ये सब, मेटरनिक तो बहुत खचरा है, ठीक है। तो नेपोलियन ये सब मतलब यूरोप के लोग, वहाँ के लोग, बहुत सारे लोग को मतलब फिर से जागरूक किया, ठीक है, कि हमको आज़ाद होना है, ठीक है। यानी राष्ट्रवाद की भावना, मतलब सब आदमी एक होगा तब ना किसी भी चीज़ से लड़ सकते हैं। यानी विरोध भी करने के लिए, जैसे मान लीजिए एक आदमी कोई किसी चीज़ का विरोध करेगा तो कोई सुनेगा नहीं, ठीक है। अब बहुत सारा आदमी आके विरोध करेगा तो उसका जब सुना जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ के लोगों को फिर से जगाया, ठीक है, फिर से जगाया, मतलब हमें आज़ाद होना है, ठीक है। तो यानी एक्टिव कर दिया उस सबको, ठीक है। तो कहेगा कि सहायक तत्व है, तो पहले मारिएगा, पहला काम है लिखिएगा कि पुनर्जागरण के फलस्वरूप उत्पन्न परिस्थिति, ठीक है। यानी वहाँ के लोगों को फिर से जगाएं, यानी पुनर्जागरण का मतलब होता है फिर से जगाना, ठीक है। दूसरा है कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श, ठीक है। आप पढ़ चुके होंगे इतिहास के 9 क्लास 9 के इतिहास में, ठीक है, कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श क्या था, 3 था, ठीक है। बंधुत्व, भाईचारा ये सब था, ठीक है। समानता था और आदर्श था, मतलब स्वतंत्रता, ठीक है। ये हमारा इतिहास 9वां में है, ठीक है। तो आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। देखिए 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बारे में हमको पूरा डिटेल से पढ़ना है। आपको चिंता नहीं करना है कि क्या नहीं समझ में आ रहा, 1789 की फ्रांसीसी पूरा आपको समझ में आएगी। इससे आगे उसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे, एगो अथी है समझ के, टॉपिक है वो कौन, तो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है। तो ध्यान रखिए। अगला है नेपोलियन का सैन्य अभियान, ठीक है। नेपोलियन जा के वहाँ के लोग क्षेत्र के आस पड़ोस के लोग को बता रहा था वो अपन अभियान की, देखिए ऐसे करना है। जैसे देखिए नेता सब कैसे राजनीति में करता है, जैसे ही मतलब इलेक्शन आएगा ऊपर मतलब एगो अभियान चलाने लगता है कि कहाँ कौन बैठक करना है, मतलब डेडिकेशन है। तो देखिए अगर आप अपना देखिए राजनीति से कुछ सीख नहीं सकते हैं, बाकी यह सीख सकते हैं कि देखिए उस समय 40-50 साल की एज में भी राजनीतिक वाला जो आदमी है जो विधायक या जो भी खड़ा होता है राजनीतिक में, उससे थोड़ा मतलब कहिए कि पूरा डेडिकेशन के साथ एकदम अथी करता है, कहाँ चुनाव प्रचार करना है, कब जाना है, कखनी क्या करना है, लोग के नज़र में मतलब पूरा लोग के जगा के रखना है। अगर वो अपन जाति के तो अपन जाति के वोट बनाएगा कि फलना जाति ऐसे, मतलब दिस डेट का मतलब एक डेडिकेशन उसमें एक तरह से बहुत रहता है, इतना उम्र बीतने के बाद भी, ठीक है। देखिए आप राजनीतिक पार्टी से कुछ हम नहीं कर सकते, पर उससे सीखने की जरूरी है हम लोग, ठीक है, डेडिकेशन ये सब, ठीक है। तो नेपोलियन उसी तरह जा के वो अभियान बताता, मतलब अपना अभियान चलाता था और बताता था कि ऐसे ऐसे करेंगे तो हम राष्ट्र मतलब अथी क्या हो सकता है, स्वतंत्र हो सकते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रवाद, ठीक है, यानी राष्ट्रवाद ज़्यादा बताता था कि देखिए अब अगर हम लोग सब आदमी एक नहीं होंगे तो हम कोई सुनेगा नहीं हमारा आवाज़, ठीक है। तो ये जाकर अपना अभियान के बारे में बताता था कौन, नेपोलियन, ध्यान में रखिए, ठीक है। मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति, ठीक है। मेटरनिक बहुत खचरा था, ठीक है, उससे थोड़ा शुरू से खचरा था। पूछेगा मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति, मेटरनिक का कैसा नीति था, तो प्रतिक्रियावादी, ठीक है। प्रतिक्रियावादी कहने का सेंस हुआ यानी किसी भी चीज़ के अच्छा काम को विरोध करना, ठीक है। वह चाहता था कौन, मेटरनिक, कि फिर से कथी राजतंत्र आ जाए, ठीक है, लोकतंत्र नहीं है, फिर से ही राजतंत्र आ जाए, ठीक है। तो अब देखिए ये मेटरनिक था, ठीक है। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था, मेटरनिक। पूछेगा कि ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन है, तो मेटरनिक, ठीक है, मारिए ऑप्शन से।
देख के मेटरनिक, ठीक है। और हम तो समझते हैं 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बारे में, ठीक है। तो देखिए 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के जब फ्रांस के राजा कौन था, लुई 16वां, ठीक है। और लुई 16वां एकदम कहिए कि कट्टर मतलब बहुत खच्चर शासक है, निरंकुश, किसी के ऊपर ना दया न भाव रखता था, ठीक है। निरंकुश मतलब ओकरा देह में तनको अंकुशे ना था, दिल में तनको कुछ अथिए नहीं, जिसको टैक्स बढ़ा दो कुछो का तो जनता परेशान है उससे, उसे भूखमरी है, उससे कोई उसको मतलब नहीं होता, ठीक है। तो उसी तरह 1789 में हुआ, ठीक है। और 1700 मतलब कहिए ना कि 99 में, ठीक है, 1799 में मार दिया एंट्री को नेपोलियन। अब उसके मतलब जनता उसको हरा घटा दिया, किसको, अब ऐसा थी फ्रांस का जो राजा था, फ्रांस का राजा था जो लुई 16वां, ठीक है, लुई 16वां उसका नाम था, ठीक है। तो लुई 16वां एकदम खच्चर समझिए के शासक था, ठीक है। अब किसी के ऊपर ना दया के भाव नहीं रखना है, टैक्स अगर मान लीजिए उसको पत्नी उतनी के मेकअप के सामान कुछ कम जाए तो उसे थोड़ा टैक्स से बढ़ा देता था, ठीक है। यानी यहाँ के पब्लिक उससे परेशान होकर उसे मतलब जनता को मतलब लुई 16वां को हटा दिया, ठीक है। तो लुई 16वां हटा दिया तो उसी समय एंट्री कौन मार दिया, नेपोलियन। देखा कि मौका पर चौका मार दिया कौन, नेपोलियन, ठीक है। तो 1799 में कौन आ गया, नेपोलियन, ठीक है। और हमें पढ़ने हैं नेपोलियन के ही बारे में, ठीक है, नेपोलियन युग के बारे में, ठीक है। तो अगर कोई पूछेगा इसके बारे में, हमको लुई 16वां के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ना है, जब इसके बारे में पढ़ाएंगे ना 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बारे में, ठीक है, तो हम आपको पूरा डिटेल से बताएंगे लुई 16वां, लुई 14वां, लुई 15वां, इस बारे में पूरा डिटेल से, ठीक है। इस थोड़ा एगो कहता था लुई 16वां 14वां ये सब कि मैं हूँ राज्य हूँ, मैं ही स्टेट हूँ, ठीक है, मतलब बहुत खच्चर था ये सब, निरंकुश, किसी के ऊपर दया भाव नहीं रखता था, ठीक है। इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ना है, आप टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। जब हम पढ़ाएंगे ना आपको फ्रांस की क्रांति तो उसमें पूरा डिटेल से आपको बताएंगे, ठीक है। और हम समझते हैं नेपोलियन के बारे में, ठीक है। तो पूछेगा कि 1789 में कौन एंट्री मार दिया, तो नेपोलियन, ठीक है। 1700 मतलब 89 में हो गया फ्रांस की क्रांति, और 1799 में आ गया नेपोलियन, ठीक है। नेपोलियन आया, वहाँ का काउंसलर बन गया, वहाँ का मतलब अब वहाँ का देख रेख करने वाला बन गया। फिर वहाँ का 1804 में क्या हुआ, वहाँ का फ्रांस का राजा बन गया, ठीक है। में देखते हैं पूरा ध्यान से देखिए। अब देखिए नेपोलियन युग, ठीक है। नेपोलियन युग, युग कहने का मतलब हुआ किसी मतलब जैसे मान लीजिए 1804 से 1815, ठीक है। यानी किसी युग मान लीजिए अगर आप कह सकते हैं मोदी जी का युग रहा 14 से लेकर अभी तक का युग मतलब कह सकते हैं, ठीक है। अब हारेंगे या जीतेंगे वो बात की बात है, ठीक है। पर कह सकते हैं कि 14 से लेकर अभी 24 तक ले तो उनका ही युग था, ठीक है। किसका था, मोदी जी का। उसी तरह नेपोलियन युग, यानी नेपोलियन का युग कब से कब चला, तो 1804 से लेकर 1815 तक, ठीक है। ध्यान से तो इसको पढ़िएगा, इसे पूछा है तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। नेपोलियन युग पूछा है कि नेपोलियन फ्रांस का राजा कब बने, राजा यानी सम्राट, ठीक है। पहले राजा को सम्राट बोला जाता है, ठीक है। नहीं पूछा है कि 1804 में नेपोलियन सम्राट का राजा बना, इसे करके पूछता है कि नेपोलियन फ्रांस का राजा कब बना, तो 1804 में मारिए, ठीक है। तब पूछ देखिए ध्यान से कि 1804 में नेपोलियन फ्रांस का राजा बना, यानी सम्राट यानी राजा बन गया, ठीक है। कहेगा कि 1804 में नेपोलियन संहिता लागू किया, ठीक है। जिसे कानून है, कानून लागू करता है, दंड संहिता, इस सब चीज़ देखिए। जो भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या सिविल कोर्ट का जज भी होता है, दंड संहिता ये सब नियम लागू होता है, ठीक है। तो नेपोलियन जब वहाँ का राजा बना, कहाँ का, फ्रांस के, तो वहाँ पर नियम लागू किया, ठीक है। वहाँ बहुत सारा दिक्कत था, मतलब वहाँ जनता मतलब अनदेखी कर लेता, ठीक। कौन, तो लुई 16वां। तो नेपोलियन जब आया तब कुछ देखा कि यहाँ पर कानून व्यवस्था ठीक नहीं था, कानून बनाया, ठीक है। तब कहेगा कि 1804 में नेपोलियन ने किस चीज़ किसका नियम बनाया, दंड संहिता, यानी जिसे कानून व्यवस्था यानी संहिता लागू कर, नेपोलियन संहिता लागू कर दिया, ठीक है। यानी कानून व्यवस्था, ठीक है। अगला समझते हैं कि 1815 में नेपोलियन ने वाटरलू के युद्ध में हार गया, ठीक है। देखिए जब भी अगर दूसर देश जैसे अभी जो जैसे इटली, जर्मनी, फ्रांस, इसे ऊपर वाला जो देश आपको बताएं वो सब मतलब नेपोलियन जब आया तो अच्छा मेटरनी की सब ये सब चाहता था क्या, मेटरनी की सब कि उसको कैसे हो मतलब नेपोलियन को हटा दे, ठीक है। हटा देने का चाहता था तो कैसे हो साजिश किया, ठीक है। और एक युद्ध में यानी वाटरलू के युद्ध में 1815 में जब वाटरलू का युद्ध हुआ तो नेपोलियन को मतलब वो हार गया, कौन, नेपोलियन। पूछेगा व्यक्ति में कि नेपोलियन किस युद्ध में हार गया था, वाटरलू के युद्ध में, कब था, 1815 में, ठीक है। नेपोलियन 1815 के वाटरलू के युद्ध में हार गया, ठीक है। देखिए और नेपोलियन के मित्र राष्ट्र संघ मतलब कहिएगा 3-4 गो देश मिल गए, ठीक है। इटली, फ्रांस, प्रसा, रूस और मेटरनी के मतलब जितना इसके मेटरनी मतलब जो लोग था वहाँ के, ठीक है, मतलब जो चाहता था कि मतलब लोकतंत्र नहीं आए, ठीक है, गणतंत्र नहीं आए, वह लोग मतलब कई सारा देश के राजा मिल के मतलब कह सकते हैं 4-5 गो देश के राजा मिल के, ठीक है। और उसको क्या किया, नेपोलियन को वो मित्र राष्ट्र संघ मतलब 3-4 गो देश मिल गया, उसको नेपोलियन कहा देखिए ना, नेपोलियन को कैद कर लिया, ठीक है। युद्ध के दौरान समझिए कि नेपोलियन को कैद कर लिया, ठीक है। और उसको सेंट हेलेना नामक टापू पर रख दिया, ठीक है। सेंट है टापू का मतलब होता है खाली जगह, पूरा सुनसान, कुछ न है। और नेपोलियन भाई राजा था, ठीक है। राजा जब अकेले रहेगा, जैसे यहाँ लिख दिया, ठीक है, कि मित्र राष्ट्र ने नेपोलियन को कैद करके सेंट हेलेना नामक लिख दिया यहाँ पर कि सेंट हेलेना नामक टापू पर रख दिया, ठीक है। अब देखिए किसी भी राजा को, जैसे देखिए वो राजा रहता है तो अपने देश में या कहीं अपने क्षेत्र में घूमते रहता है, एक तरह से कहिए कि वाहवाही या जो भी रहे, ठीक है, तो उसका वर्चस्व चले जाता है, ठीक है।
अब राजा है ससुरा जब अकेला हो जाएगा राजा, तो उसको क्या करेगा, अब तो वो मतलब चिंता में, मतलब देखिए जो भी आदमी जो देश के लिए रियल में जो कुछ सोचता है वो आदमी चिंतित रहता है, ठीक है। तो नेपोलियन था ठीक है। और 4-5 को मित्र राष्ट्र संग मिल के रूस अथी क्या जी अथी ऑस्ट्रेलिया ये सब मिल के 3-4 गो देश ये सब, ठीक है। और मतलब वहाँ के राजा ये सब मिल के नेपोलियन को ख़त्म करवा दिया, ठीक है। और नेपोलियन के सेंट हेलेना नाम कैद करके सेंट हेलेना नाम टापू पर रख दिया। और नेपोलियन चिंता में पड़ के एकदम समझिए कि 1821 में उसका मृत्यु ही होगा, ठीक है। 5-6 साल के बाद क्या मर ही गया, ठीक है। तो लिख दिए हैं कि जहाँ 1821 में नेपोलियन का मृत्यु हो गया, ठीक है। तो पूछा है कि 1821 में किसका मृत्यु हुआ, तो नेपोलियन का, ठीक है। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आप ध्यान से देखिए। कहेगा कि नेपोलियन संहिता कब लागू किया, दंड संहिता, देख लिए हम लिख चुके हैं। नेपोलियन ने अथी पूछेगा था, ठीक है। दंड संहिता यानी नेपोलियन संहिता 1804 में पूछेगा। नेपोलियन वाटरलू युद्ध में कब हरा था, 1815 में, ठीक है। तो आई होप कि आप नेपोलियन के बारे में टॉपिक समझ रहे होंगे, ठीक है। जब वीडियो बनाऊंगा तो इससे आगे बनाऊंगा वीडियो नेपोलियन युग से आगे, ठीक है। तो आई होप कि आप नेपोलियन के बारे में समझ गए होंगे, ठीक है। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए हिंद।